हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की एक और नई क्लास में। कुछ दिन का डिले आया था। उस क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारी क्लासेस जो अभी तक हो चुकी हैं इस कोर्स की, ये आपको मिल जाएंगी। इनको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज ये 6 क्लास है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आज इस क्लास की एंड पे हम जनरेटिव एआई को पढ़ने वाले हैं, जो कि इट्स एडोबी सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलती है। तो उससे हम काफ़ी कुछ बनाने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ टूल्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट 5th क्लास में आपकी थ्योरी थी जो वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिज़ाइन करना और उनकी जो उनके बिहाइंड जो थिंकिंग होती है वो हम सीखेंगे। सो सबसे पहले कुछ टूल्स को हम समझ लेते हैं, क्योंकि आगे के प्रोजेक्ट्स में ये हमें काम आएंगे। तो आपको मैं इनको यूज़ करना सिखा दूंगा, ताकि जब मैं यूज़ करूँ प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं अभी से आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू उनका दे दूंगा, फिर हम उनको आगे के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आपको पेज दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। सो बेसिकली इसको मैनेज करने के कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर हमारे पास ये आर्ट बोर्ड पैनल आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्लस के आइकॉन्स वगैरह आ जाएंगे। अब जिस साइड पे आप प्लस पे आइकॉन के क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और आर्ट बोर्ड ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जितने आपको आर्ट बोर्ड चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहे हैं, और यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी आर्ट बोर्ड को अगर आपको नेम देना हो, जो कि इस कॉर्नर पे शो हो रहा होता है आर्ट बोर्ड 1, तो हम इसको यहाँ से नेम दे सकते हैं, लाइक डिज़ाइन 1। तो ये आपका डिज़ाइन 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ये आपको अलग साइज के ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो कुछ बच्चों को नहीं पता होती। लाइक अगर मैं कभी कभी हम चाहते हैं, अब यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन के हिसाब से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। अब मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी लेना, इस आर्ट बोर्ड की कॉपी लेना चाहता हूँ, तो ऑल्ट दबा के अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इसके साथ जो मटेरियल है वो भी कॉपी हो जाएगा। पर इंस्टेड अगर आप चाह रहे हैं कि ये मटेरियल कॉपी ना हो, सिर्फ ये साइज़ का आर्ट बोर्ड हमें कॉपी होके मिल जाए, तो क्या उसके लिए आप करेंगे? अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इधर से चेक मार्क है मूव एंड कॉपी आर्ट वर्क, इसको आप हटा देंगे। क्लिक करेंगे, देखिए इसके बॉर्डर हट चुके हैं। अब अगर आप यहाँ से कॉपी लेते हैं तो ये सिर्फ आर्ट बोर्ड कॉपी होगा। इस सूरत में आप यहाँ से आर्ट बोर्ड की अगर डायमेंशन चेंज करना चाहें तो यहाँ से कम ज़्यादा इधर से भी कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें आर्ट बोर्ड की आपको आर्ट बोर्ड पैनल में मिल जाएंगी। हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर अगर आर्ट बोर्ड पैनल अभी है तो हम उसको देख लेते हैं, और नहीं है तो आप विंडो में जाके आप यहाँ से आर्ट बोर्ड पैनल ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये रहा आर्ट बोर्ड पैनल, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए जितने आर्ट बोर्ड आपके होंगे वो शो रहे होंगे यहाँ पे। मैं कुछ आर्ट बोर्ड प्लस पे क्लिक करूँगा, न्यू बन जाएंगे, देखें। अब इन केस अगर आप चाहते हैं, आप जब पीडीएफ में सेव करेंगे ना, तो ये इसी ऑर्डर में आर्ट बोर्ड आपको पहले ये पे जाएगा, फिर ये, फिर ये। पर कोई भी ऐसी वजह होती है जिससे आप चाहते हैं कि ये तीसरा नंबर आर्ट बोर्ड पीडीएफ में सबसे ऊपर शो हो, तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके इसका ऑर्डर अगर 1 कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। तो उसके बाद पीडीएफ या कोई भी फाइल में आप जब इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये सबसे पहले ये पेज शो करेगा। तो यहाँ से अपन के ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं आर्ट बोर्ड, और डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस, आपको ये आर्ट बोर्ड का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डिलीट करते हैं, और बल्कि इस पैनल को भी हम हटा देते हैं। हमें हमारे पास फ़िलहाल हमें सिर्फ एक आर्ट बोर्ड की ज़रूरत है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो मैं वापस जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ और टूल्स को पढ़ेंगे शेप्स को ब्रेक वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम अपने डिज़ाइंस में आगे चल के काफ़ी शेप्स ब्रेक वगैरह करेंगे। उनको डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए अलग पीसेस में कट करना होता है। तो मैं कुछ शेप्स यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। लाइक मैंने ये शेप पिक किया, इस पर हम कलर अप्लाई कर देते हैं कोई और।
अब देखें ये हमने कलर पिक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस शेप को कट करना है, ठीक है। तो इसके काफ़ी मेथड्स हैं जिनको हम अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर बेसिक हम समझ लें, इस शेप के कुछ हिस्से करने हों तो उसके लिए आपको यहाँ पर इरेजर टूल मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट से इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जितनी साइज़ का आपको ब्रश चाहिए। आप जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो देखें वैसे ये उसको दो हिस्सों में काट देगा, ये दो अलग शेप्स बन जाएंगे। देख लें, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। इसमें राइट साइड क्लिक करेंगे तो एक और आपको टूल मिलेगा, सीजर्स टूल। अब ये इसके मिड पॉइंट पे हम या कहीं भी जहाँ से हमें ब्रेक करना हो हमने क्लिक किया, फिर इधर से क्लिक किया तो क्या हुआ, ये दो हिस्सों में अलग हो जाएगा। अब देखें तो ये पाथ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये कट हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें टूल है, उससे भी आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। राइट साइड क्लिक करेंगे तो आपको नाइफ टूल मिल जाएगा। इससे आप जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे वैसे ही ये शेप कट होगा। देखें, ठीक है, ये कट हो गया। तो आई होप ये आपको तीनों टूल बेसिक टूल्स हैं कटिंग के हिसाब से समझ में आ गए होंगे। पर अब इसको कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, कुछ और हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैं इसको एक कार्ड स्टाइल में थोड़ा सा कॉर्नर्स को कर्व देके और इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो, हम इसको हल्का सा शेडो भी दे देते हैं। अब इसकी हम कॉपी लेंगे, डबल कॉपी होगी, हम अंडू कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें इसको मैं 3 मैंने इसकी कॉपीज़ बनाई, बल्कि हम कुछ एक आध और बना लेते हैं और इनको हम मल्टीपल कलर्स में कर देंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके कि हम किस पे काम कर रहे हैं और क्या इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। सो हमने कुछ कलर्स यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है। अब आप इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अच्छा, ड्रॉप शेडो मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये जो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड ना हो जाए, आपको थोड़ा से पता चले। अच्छा, ये हमने कलर अप्लाई कर दिए। अब इन केस हमें कुछ ऐसा करना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि इस शेप में से ये जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है, इतना ये पीछे वाला शेप कट हो जाए, इतने पार्ट में कट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि चलें इसको हम एक डोर शेप में बनाना चाह रहे हैं, एक डोर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर इस इमेज में, इस शेप में। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे डोर दिखाना है, एज अ डोर हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे शेप ये हमें कट करना है पीछे वाले शेप को इतनी साइज़ में। तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास एक टूल आता है जिसका नाम होता है पाथ फाइंडर, ठीक है। तो आप यहाँ से विंडो ओपन करेंगे और पाथ फाइंडर को ओपन कर लेंगे। अब ये टूल आपके सामने आ चुका है। पाथ फाइंडर में सबसे पहले ऑप्शन है यूनाइट, इसको हम बाद में देखते हैं, बल्कि मैं आपको समझा देता हूँ। यूनाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये शेप दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। देख, अब देखें ये शेप एक हो गए। पर इन केस अगर हम ये काटना है जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे माइनस फ्रंट पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि जो फ्रंट पे शेप होगा उसकी साइज के हिसाब से पीछे वाले शेप में कट दे देगा। जैसे कि हमने माइनस पे क्लिक किया तो देखें ये इस हिसाब से कट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, मैं आपको कंट्रोल जी करके हम वापस जाते हैं उन शेप्स पे, और अब मैं कुछ ये शेप्स मैंने इस तरीके से रख दिए जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है इसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूंगा जब इंटरसेक्ट पे, तो ये सिर्फ इंटरसेक्ट वाला जो एरिया था जब यहाँ पे तीनों ओवरलैप हो रहे थे वही हिस्सा छोड़ेगा जिसमें वो तीनों शेप आमने सामने आ रहे थे, बाकी सारा हिस्सा कट कर देगा। और एक और ऑप्शन है एक्सक्लूड, ये इंटरसेक्ट का उल्टा है, मतलब जहाँ पे तीनों शेप सामने आ रहे होंगे वो हिस्सा काटेगा, बाकी सारा छोड़ देगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये वो हिस्सा काट दिया इसने। अब ये एक शेप इस तरीके से आप कट कर लिया आपने। आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी इसके कुछ और डिवाइड वगैरह टूल्स हैं, ये हम आगे कुछ प्रोजेक्ट्स में ट्राई आउट करके दिखाएंगे। फिलहाल जो बेसिक थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, इसमें जो हमने अभी डोर के शेप में इसको कट किया, इसमें मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और आपको एक और मेथड भी है कट करने का, मैं वो आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ, तो एक और टूल आता है पाथ फाइंडर के अलावा जिसको हम कहते हैं शेप बिल्डर। इस पर आप क्लिक करेंगे
और अल्ट दबा के अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे यहाँ तक, तो देखें ये इतना शेप कट कर देगा। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एडोब आपको मल्टीपल टूल्स देता है एक काम करने के लिए, सो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, जैसे हमने पाथफाइंडर में यूनाइट किया था यहाँ से, तो वो भी आप कर सकते हैं शेप बिल्डर से। हम इनको सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम अल्ट नहीं दबाएंगे, अल्ट दबाएंगे तो वो कट करता है, अदरवाइज वो प्लस करता है। तो हम अल्ट नहीं दबाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, तो देखिए एक ही शेप बन गया, मर्ज हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब हम इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। अब जैसे कि इसकी हम साइज़ थोड़ी कम करते हैं, इसमें एक और कलर अप्लाई करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। अब इन केस हम चाहते हैं कि हमारे एक शेप में ये दोनों कलर्स हों, ये ब्लू भी हो और येलो भी हो। तो एक तो तरीका है, दो शेप बनाओ, यहाँ तक ऐसे रखो, ये कलर्स हो गए। पर ऐसे नहीं, हमें प्रोफेशनल अगर ब्लेंड करने हैं कलर्स आपस में, तो उसके लिए हम हमेशा ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है इसके लिए, और उसके लिए आप ग्रेडियंट यहाँ से ओपन कर देंगे। बल्कि मैं अपने वर्क स्पेस को रीसेट कर लेता हूँ, तो कुछ पैनल जो मिसिंग है वो वापस आ जाएंगे और ये ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। अगर आपके पास भी शो ना हो तो आप रीसेट कर लीजिएगा, यहाँ पर विंडो से ओपन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आपको ईजी समझ में आए इसलिए। अब देखें ग्रेडियंट जो है, अब इसको हम अगर कलर देना है तो दो कलर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पे दो कलर्स आ गए। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और अपना पहला कलर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे स्लाइडर पे क्लिक किया और दूसरा कलर पिक कर दिया। अब यहाँ से ये शेप इस तरीके से कलर भेज रहा है, तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आएंगे आप, और इसको एरो जब ये शो होगा ब्लैक एरो, तो इसको आप रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। और इसको आप मूव कर सकते हैं, जितना आपको कलर शो करवाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास शो हो जाएगा, और इसको मूव करके आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप प्लेस करेंगे उस हिसाब से कलर शो करें। आप देखें ये ब्लेंड होके आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज कर रहा है, और ये एक हार्ड टोन्स में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम ग्रेडियंट यूज़ कर रहे होते हैं। और ये दो कलर्स लाते नहीं है, आप 4-5 कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने आपके रिक्वायरमेंट हो। आप क्लिक करेंगे, स्लाइडर ऐड होते जाएंगे, और उसके बाद आप अपने हिसाब से देखिए इसमें कलर एडजस्ट कर सकते हैं। देखें आ गए। तो बहरहाल मैंने आपको एग्जांपल ये दे दी। हम कंट्रोल Z करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ दो कलर्स के हिसाब से। अब ये मैं चाह रहा हूँ अगर इस शेप में ये कलर रेडियल स्टाइल में आए, मतलब सर्कल स्टाइल में, तो आप क्या करेंगे, मैं इन स्लाइडर्स को जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपको रेडियल ग्रेडियंट की टाइप मिल जाती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें ये इस तरीके से सर्कल में आ जाएगा। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करके इसकी भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, कितना कलर आपको कहाँ तक शो करना है। तो ये सारी आप एडजस्टमेंट्स ये कर सकते हैं। देखें, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने हिसाब से सर्कल को आप यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम आगे मूव करें तो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट आपको मिल जाता है। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ आपके आपके जो कलर्स होंगे वो ऐड करता जाएगा। वाइट जैसे कि पिक है तो वाइट ऐड करेगा, अगर मैं इसमें रेड पिक कर दूँ तो ये रेड ऐड कर देगा। तो इस तरीके से देखेंगे मज़ेदार एक पैटर्न सा आपको बना के दे देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बैकग्राउंड्स वगैरह में भी हम डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्टर्स वगैरह में। अब देखिए कितना एक तगड़ा बैकग्राउंड इसने बना दिया। एक अगर बच्चों के लिए हम फ्लायर वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कलर्स यूज़ करने होते हैं, तो इस तरीके का हम बैकग्राउंड पिक कर लेते हैं कभी कभी। बहरहाल आई होप आपको ग्रेडियंट के तीनों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, लीनियर, रेडियल और फ्री फॉर्म। सो इसे हम ग्रेडियंट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इससे आगे हम एक और चीज़ होती है जो कि काफ़ी अहम है आपको बताना। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बल्कि मैं एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पर, सर्च करेंगे बॉय इमेजेस अनस्प्लैश।
ये वेबसाइट आपको पता है कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती है, तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी इमेज, एक रैंडम इमेज उठाऊँगा, एक चीज़ आपको सिर्फ दिखानी है मुझे, क्योंकि हम आगे प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करने वाले हैं, तो अभी से आपको क्लियर करना ज़रूरी है। डाउनलोड नाउ, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया इसको, और यहाँ से हम इसको प्लेस कर देंगे। मैं कॉपी भी कर सकता था, कॉपी पेस्ट भी हो जाती, पर मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिंपल वे में। अच्छा, हम जस्ट वेट कर लेंगे। डाउनलोड हो गई, इंटरनेट हमारा स्लो था, ये डाउनलोड हो चुकी है, उसको हम प्लेस कर देंगे। ये हमारी इमेज प्लेस हो गई, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको साइज़ में छोटा करेंगे। पर एक मिस्टेक आपने नहीं करनी, मैंने पहले भी ये थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ है, इसको शिफ्ट के बिना छोटा नहीं करना। आपने ऐसे क्या करते हैं, ऐसी इमेज को ऐसे खींच के स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। जब भी आपको किसी भी सूरत में इमेज को छोटा करना है तो शिफ्ट दबा के करें, उसके पिक्सल्स स्ट्रेच नहीं होंगे, जो कि इमेज को बहुत ख़राब दिखाते हैं। अच्छा, आपको एक क्रॉस बॉर्डर लाइन शो हो रही होगी, ये इसलिए शो हो रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो इमेज है, ये अभी इस हमारे डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर से किसी ने डिलीट कर दी है इमेज, तो इस डॉक्यूमेंट में से भी डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बेशक कंप्यूटर में से कोई कर दे पर इधर से डिलीट ना हो, इस फाइल में सेव रहे, तो फिर आप इस पर क्लिक करके इसको एम्बेड कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्रॉस हट जाएगा। आप देखना, एम्बेड किया है, क्रॉस हट गया, अब ये इसका पार्ट बन चुकी है, अब ये डिलीट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने स्ट्रेचिंग नहीं करनी, मैंने आपको पहले बता दिया है। टेक्स्ट का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्ट्रेच नहीं करना। सो यहाँ पर हम इमेज को लाए क्यों है, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्राई आउट करनी है। जैसे कि हम चाहते हैं इसको किसी शेप में कट करना। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस इमेज को इलस्ट्रेटर में सर्कल स्टाइल में दिखाना है, तो कैसे दिखाऊं। ठीक है, मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इतना ये इमेज का हिस्सा शो हो, और साथ साथ ये हल्का सा जो कर्व है बॉर्डर का वो भी आए। यहाँ इस कर्व को हम बढ़ा देते हैं, इतनी कर्व आए, इस शेप में कट हो जाए। तो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद, और मेक क्लिपिंग मास्क इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस शेप में ढल जाएगा। और जब इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाना हो तो राइट साइड क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, और हम वापस इसको क्लिपिंग मास्क ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़, अलाइनमेंट हम देखेंगे अभी थोड़ी। देखिए, अलाइनमेंट का बहुत बड़ा मसला बना देते हैं बच्चे। हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे अलाइन टैब ओपन कर लें। अब होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब शेप्स बनाते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, मैं अभी आपको एक शेप बनाता हूँ और उसमें हम कलर फिल कर देते हैं। इसमें से हम कोई ग्रीन कलर पिक कर लेते हैं, ग्रीन टाइप। बल्कि मैं डायरेक्ट आई ड्रॉपर से ट्राई करता हूँ पिक करने की। हाँ, ये डार्क ग्रीन बेहतर है। सो इसको हमने हल्की कर्व दी, शेप की साइज़ भी कम कर दी, और कर्व में कम कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप देखें, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको इसमें, कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, ये बहुत बेसिक सी मिस्टेक होती है पर बहुत बुरी लगती है। प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स या जो क्लाइंट होते हैं वो इसको बहुत नापसंद करते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। जिमी इसका नेम है इस लड़की का, फॉर एग्जांपल। तो मैंने फ्यूचरा फॉन्ट यहाँ भी यूज़ किया। इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब देखें मसला क्या आता है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जस्ट वाइट कर देते हैं। अच्छा, आप देखें, इसका मसला ये आता है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अगर डालना है शेप में तो इस तरीके से रख दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर इतना कर दिया, या फिर दूसरे साइड पे ही प्लेस कर दिया। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो देखें, अब ये बच्चों की मिस्टेक्स हैं, ये रिपीट होती रहती हैं। अब आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, अगर आप चाहें इस टेक्स्ट को आप बीच में भी रखना चाह रहे हैं, इन केस अगर आप चाहते हो मैं बीच में रखूं, तो देखें एग्जैक्ट बीच में ला के रखें, एग्जैक्ट सेंटर देखिए लिखा हुआ रहा है। और दूसरी बात, ऊपर जितना स्पेस है नीचे भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कम ज़्यादा हो। तो वो आप क्या कर सकते हैं, इस शेप को थोड़ा सा
एग्जैक्ट साइज में रखेंगे और उसके बाद आप शिफ्ट दबा के, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मास्टर ऑब्जेक्ट, ये अलाइनमेंट में बहुत हेल्प करती है, वरना आप इसको ऐसे अपने अंदाजे पे करने में बहुत टाइम ज़ाया करेंगे। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाए इस शेप के, तो मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और अब हम अलाइन टैब को यूज़ करेंगे। अलाइन टैब हमने ओपन किया था, अगेन आई थिंक क्लोज हो गया हमसे। सो ये अलाइन टैब आपके सामने है। अब इसमें आप जब दोनों सेलेक्ट कर लिए, अब एक काम आपने करना है कि आपने अल्ट दबा के पीछे वाले शेप पे क्लिक कर देना है। देखें इस पर ब्लू बॉर्डर आ गया, इसको कहते हैं मास्टर ऑब्जेक्ट। अब मतलब ये बैकग्राउंड शेप अलाइनमेंट टैब से मूव नहीं होगा, सिर्फ ये टेक्स्ट मूव होगा इसके अंदर। तो हम इसको कहते हैं भाई, इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर दो, इसे सेंटर कर दिया, पर अब ये स्पेस जो है वर्टिकल वो सही नहीं है, तो इसको हम वर्टिकल अलाइन कर देंगे सेंटर। तो ये एग्जैक्ट बीच में आ गया। और इस अलाइनमेंट का टेक्स्ट में, इमेजेस में आपको खास खास का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था, आपको मैंने थ्योरी में अच्छे से समझाया था, इसके रीजंस मैंने आपको बताए थे। अच्छा, अगर आपको लेफ्ट पे ही रखना है राइट पे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इसको मास्टर ऑब्जेक्ट करेंगे और वर्टिकली नहीं करना तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे साइड में रखना है तो फिर वर्टिकली कर देंगे। देखें, अच्छा इसमें हमने स्पेस कम रखा भाई, देखें थोड़ा सा ये जो फ़र्क है, इधर स्पेस कम है इधर ज़्यादा है। तो इसके लिए आ रहा है कि हमने इसको एग्जैक्ट शेप को यहाँ पर नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगल लाइन आ रही है, इसके हिसाब से ये अलाइन कर रहा होता है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अब देखें परफेक्ट अलाइनमेंट हो गई। अच्छा, इसमें आई थिंक एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये ऑप्शन अगर आप चाहते हो बॉक्स के हिसाब से अलाइन ना करें, टेक्स्ट यहाँ पे वहाँ से अलाइन करें, तो आपने यहाँ पे अलाइन टू ग्लिफ बॉन्ड्स में जाके पॉइंट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एरिया टेक्स्ट नहीं, पॉइंट टेक्स्ट। तो फिर ये टेक्स्ट के हिसाब से अलाइन करेगा, बॉर्डर के हिसाब से नहीं। सो आई होप आपको अलाइनमेंट समझ में आ गई होगी, अलाइनमेंट का क्या होता है। इसको अगर आप रेगुलर वे में एक क्लिक करके अलाइन करोगे, तो दूसरे शेप्स को भी आप सेंटर में आर्टबोर्ड पे या लेफ्ट या राइट कर सकते हो जिधर आपको अलाइन करना हो। या फिर आपको अगर स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना हो, लाइक अगर हम यहाँ पर मल्टीपल शेप्स है हमारे पास और उनमें किस में शेप में स्पेस कम है, किसी के बीच में ज़्यादा है, हम चाहते हैं एक इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्टिकली करूँगा, तो ये देखें इक्वल स्पेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो आई होप दैट मेक सेंस, आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो हमने अभी क्लिपिंग मास्क, शेप बिल्डर और पाथफाइंडर वगैरह बहुत सारे टूल्स हमने ट्राई किए हैं। लास्टली मैं आपको लेयर पैनल का थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद हम जनरेटिव एआई की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, इन केस लेयर पैनल में हम जाते हैं, यहाँ से ये लेयर पैनल है, इस पर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे शेप जो आपने बनाए हैं शो हो रहे हैं। और जो ये ब्लू डॉट आ रहा है, मतलब इस शेप पे आपका क्लिक है, ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अगर आप हाइड करेंगे तो ये डिज़ाइन में से हाइड हो जाएगा, पर इधर मौजूद रहेगा। जब आप इसको वापस क्लिक करेंगे आई बटन को, तो ये वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर लॉक, आपको मैंने कीबोर्ड से बताया था, पर यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। आई थिंक हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को लॉक किया है, जी हाँ इसको। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये मूव नहीं होता, ठीक है, ये लॉक हो चुका है। पर ऐसे अगर लॉक हटाएंगे तो फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं इस इमेज से ये शेप पीछे चला जाए, पीछे नज़र आए, तो उसके लिए आप यहाँ से इस शेप को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इस इमेज के पीछे लेके आएंगे, तो देखें ये पीछे चला गया। तो इस तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेयर पैनल को। बाकी जो आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे। ऐसे आप कोई भी शेप वगैरह डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपकी अलग फाइल्स स्टोर होंगी। इसको हम किसी एडवांस प्रोजेक्ट में देखेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें आपको मैं जनरेटिव एआई के हिसाब से बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा था। देखें, आपको आज आइडिया होगा, अगर आपने प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई एडोबी की, तो आज आपको आइडिया होगा कि इसका कितना बेनिफिट होता है और जिन डिज़ाइनर के पास ये चीज़ है वो आपसे कितना आगे रहते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे
जनरेट वेक्टर्स ये ऑप्शन आपका यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इधर से भी जनरेटिव पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखें ये जनरेट क्रिएट अ सब्जेक्ट सीन ओवर आइकॉन, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एक टैब ओपन हो जाता है। अब इसमें आपसे सबसे पहले ये जनरेट वेक्टर्स, ये वेक्टर बनाता है, सबसे अच्छी बात। उसके बाद ये आपको मॉडल कहता है कि ऑटो सेलेक्ट पे रखते हो तो वो अपने हिसाब से जो बेस्ट आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से मॉडल रहेगा वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप मॉडल्स के सारे नेम देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नैनो बनाना भी है, नैनो बनाना प्रो भी है, चैट जीपीटी भी है, आइडियोग्राम, तो आप ऐसे इसको किसी को भी पिक कर सकते हो, और एडोब के अपने भी मॉडल मौजूद हैं, फायरफ्लाई। सो हम इसको अगर फिलहाल सीन, हम तीनों ट्राई करेंगे, सीन, सब्जेक्ट, आइकॉन, तीनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब पूरा सीन बनाना है अगर हमें, लाइक ये एक इमेज आपको शो हो रही है, तो ये एक पूरा सीन है, तो इस तरीके से हमें इमेज बनानी हो, सबसे पहले पूछता है कि आपको डिटेल कितनी रखनी है इमेज में। मैं कहता हूँ मैक्सिमम डिटेल रखो, जितनी डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि आपको आउटपुट कितने चाहिए, कितने वेक्टर बनाओ, 4 वेरिएशन दूँ, उसमें से आप एक पिक करना, मैं कहता हूँ 2 काफ़ी हैं। उसके बाद स्टाइल रेफरेंस मांगता है कि अगर आप कोई आपके पास इमेज हो रेफरेंस की, भाई इस तरीके की इमेज बनाना, तो आप दे सकते हो यहाँ पे, वो उस तरीके की बनाएगा। इफेक्ट्स, आपको किस तरीके के कलर्स चाहिए, पिक्सल आर्ट चाहिए, तो वो भी आपको बना के देगा। कलर एंड टोन आप यहाँ से पिक कर सकते हो, कैसे कलर्स हों, वाइब्रेंट कलर्स हों, तेज़ या फिर कूल कलर्स हों, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ रहा, हम यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, अ बॉय, हम लिखते हैं अ बॉय सिटिंग ऑन बीच एंड वॉच द सन गो डाउन, इसने खुद सजेस्ट किया है, तो हम इसको पिक करके कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूरा सीन जनरेट करेगा, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप ओके इतने क्रेडिट्स यूज़ होंगे, मैं कहता हूँ जनरेट करो, ठीक है। अब जो अभी जनरेट करेगा, यहाँ पे 2 वेरिएशन यहाँ पे शो होंगी, ठीक है, और हमारा ये पूरा यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट हो जाएगा, तो जो भी वेरिएशन आप पिक करना चाहो कर सकते हो। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद हम जैसे ये जनरेट होता है तो फिर हम इसको चेकआउट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये 2 वेरिएशंस आ चुकी हैं, एक इसने खुद ऐड कर दी है, दूसरी वेरिएशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये फायरफ्लाई वेक्टर है, और ये इन्होंने जेमिनी 3 नैनो बनाना को यूज़ किया है, तो हम दोनों ऐड करके देख लेते हैं कि कौन सा हमें बेटर लगता है, ठीक है। एक ये है, और दूसरा भी हमारे पास वर्जन मौजूद था इसका, ये वाला, तो डिफरेंट वर्जन इसमें है, अगर आप चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखें दोनों वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है इसने, और ये थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप है, तो जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रेफर करें वो सीन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा स्केल करके देखते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर है भी या नहीं, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अब अगर आज से आप 2-3 साल पहले चले जाएं, तो ऐसा वेक्टर बनाने के लिए अगर क्लाइंट हमें मतलब कम से कम $300-400 अच्छा डिज़ाइनर उसको चार्ज करता था ऐसा वेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। अभी आपको एआई बना के दे रहा है इतना डिटेल्ड वेक्टर, देखें, और हर फाइल अलहदा है। अगर आप इसको क्लिक करके अनग्रुप कर दें एक बार, तो आप देख सकते हैं कि हर फाइल अलहदा है। मैं इसको क्लिक करके अनग्रुप कर रहा हूँ, अब देखें ये एक एक चीज़ इसकी अलहदा आप मूव कर सकते हैं, ये पूरा वेक्टर फॉर्म में बनाया गया है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो जनरेटिव वेक्टर्स का ऑप्शन है ये लेटेस्ट वर्जन में है, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है, आप फिलहाल स्टार्ट ले रहे हैं, न्यू भी हैं, तो सीख लें इस चीज़ को, और जब कुछ प्रोजेक्ट्स अर्न करना शुरू कर दें तो आप सब्सक्रिप्शन लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सीखा हुआ होगा तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपको फ़ायदा देगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद हम इसको ट्राई आउट करते हैं, क्रिएट सब्जेक्ट सीन और आइकॉन। अगेन हम सब्जेक्ट पे इस बार क्लिक करेंगे, और बल्कि इस बार हम आइकॉन ट्राई कर लेते हैं, हम सब्जेक्ट को लास्ट में ट्राई करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पे हम कुछ डिटेल्ड काम करेंगे। तो चलें, आइकॉन हम कहते हैं कि कैमरा विथ
हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, माउंटेन, इसने ही सजेस्ट किया। एंड ग्रीन फॉरेस्ट एरियल व्यू, हम इस तरीके का एक आइकॉन हमें बना के दो, हमने इसको मैक्सिमम डिटेल डालने की कहा है और हम इसको जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें एक छोटा सा आइकॉन बना के देगा जो हम आइकॉन के स्टाइल में यूज़ कर सकें। सो हम वेट करते हैं। अच्छा, तो अभी देखें एक आइकॉन इसने बेसिक सा बनाया है जिसमें कैमरा माउंटेन वगैरह शो हो रही हैं, ये बेसिक है। और दूसरा इसने बनाया है हमारे लिए यहाँ पर जो फायरफ्लाई मॉडल एडोब का, उसने इसमें भी कैमरा शो हो रही है और आप देख सकते हैं माउंटेन वगैरह, और बहुत अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज किया है। सो ये आइकॉन्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब लास्टली इसमें एक और ऑप्शन है जो कि सीन बना के देता है, सॉरी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम इसको कहते हैं क्रिकेटर होल्डिंग अ ट्रॉफी एंड गिविंग थम्स अप। हमने टाइप किया और कंटिन्यू कर दिया। अब ये सब्जेक्ट बना के देगा हमें। हम बल्कि इसकी डिटेल मैक्सिमम करना भूल गए, तो उसको कंटिन्यू अगेन करते हैं और जनरेट करते हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसके कुछ और इसमें चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। सो हम वेट करते हैं जब तक ये बन जाए, उसके बाद इस पर हम कुछ चीज़ें और ट्राई करते हैं। अच्छा, तो देखें अब इसने दो हमें ऑप्शन दिए हैं, एक ये है, दूसरा ये वाला ऑप्शन है। सो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ये सही लग रहा है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको, ये देखिए कितना अच्छा वेक्टर है ये, एक एक वेक्टर पहले 20 20 50 50 डॉलर के ऐसे वेक्टर बिक रहे होते थे फिर पिक वगैरह पे। अब इसको अनग्रुप करें तो देखें एक एक चीज़ इसकी अलग से बनी हुई है, वेक्टर फॉर्म में बहुत अच्छे से बनाया गया है। बहरहाल हमें क्या करना है इस चीज़ का कि इन केस अगर आपने ऐसा वेक्टर बनाया, अब आप चाह रहे हैं एक पैटर्न भी हो बैकग्राउंड पे, बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ हो और क्रिकेट से रिलेवेंट हो जो आपका सब्जेक्ट है, आप जनरेटिव पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ यूनिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे और हम कहते हैं पैटर्न विथ क्रिकेट बैट्स एंड बॉल एंड स्टम्प्स इन स्मॉल साइज। मैं आपको एआई की कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ। अब ये पैटर्न जनरेट करेगा। देखें एक पैटर्न को बनाने के लिए ना एक अच्छे डिज़ाइनर को भी बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक हिस्सा बनाना होता है छोटा सा और इस स्टाइल में बनाना होता है। इसको रिपीट करें तो वो पूरा बैकग्राउंड पे एक बड़ी इमेज में एक पैटर्न दिखे, ऐसा नहीं कि बीच में वो डिस्टर्ब लगे। तो ये मिस्टेक एआई नहीं करती, बड़ी बात है, और इतनी डिटेल में जाके एक अच्छे पैटर्न्स बना के देती है। मैंने ये नीचे पैटर्न बनाए हुए हैं कुछ फ्लावर्स के, आप देख सकते हैं फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो ये भी मैंने इसी से बनाए हैं। और इतने अच्छे पैटर्न्स हमें परचेज करने पड़ते थे पहले, पर ये एआई हमें बना के दे रही है। सो इट इज़ रियली सरप्राइजिंग टू सी कि इतने डिटेल्ड काम भी अब एआई कर रही है। तो अब आपको ये, मतलब ये आपका टाइम बच रहा होता है। अगर एक बंदा ऐसा है जिसको ये चीज़ यूज़ करना नहीं आती या उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा स्पीड में, डबल स्पीड में काम कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को एनहेंस कर सकते हैं और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। एक वेक्टर परचेस करने के बजाय आपको कितने वेक्टर्स बना के दे देता है, तो इस चीज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपने इस चीज़ को अवेल करना है, इसको अपॉर्चुनिटी लेना है। काफ़ी बच्चे डर रहे होते हैं कि एआई सर आ गई है, अब क्या हो जाएगा, हम काम कैसे करेंगे। तो ये टूल्स आपको हेल्प करने के लिए हैं। बेसिक डिज़ाइनर की जॉब बेशक रिप्लेस हो जाएगी, पर एक्सपर्ट की नहीं होगी। ये बात मेरी जहन में रख लें। अगर आप इस चीज़ में माहिर होंगे तो फिर आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही। अच्छा, हमें इसने इसने 3 कॉन्सेप्ट बना के दिए हैं। हम पहले इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं। तो देखें एक ये कॉन्सेप्ट इसने बनाया है और दूसरा कॉन्सेप्ट इसने ये बनाया है, इसको भी हम जरा ला के देखते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट जो कि ये वाला इसने बनाया है। अब ये भी देखते हैं कि इसने, अब इसमें से आई थिंक सबसे जो सबटल सा एक अच्छा लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। पर इसमें इसने स्टम्प्स में 4 जो हैं स्टम्प लगा दिए हैं, तो ये एक मिस्टेक है। बहरहाल फिर इसको हम ऐसा करते हैं, इधर 3 है पर ये पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें ये इस साइज़ में लगेगा। शिफ्ट दबा के इसको स्केल छोटा करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे
अब देखें इधर मर्ज हो गया, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि पीसेस बन के मिलते हैं आपस में पैटर्न्स के, पर इतनी डिटेल में जाके एआई काम कर रहा है कि इन पीसेस को ऐसे बना रहा है कि मिलने के बाद भी वो लगते नहीं कि अलग इमेज है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी बना के इनकी ड्रैग करता जा रहा हूँ ताकि हम इसको बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकें। सो मैं अगेन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि एक ग्रुप बन जाए, और उसके बाद कंट्रोल डी तो हमारे पास है ही, पर हम पहले इसकी सही कॉपी लेंगे। ये कॉपी सही नहीं आई, जस्ट अ सेकंड, जूम इन कर लेते हैं अगेन, कंट्रोल डी। अब इसमें थोड़ी सी ये लाइन की मिस्टेक आ रही है, जो कि हम एक पिक्सल अगर ऊपर मूव कर दें बाय हैंड, या बल्कि 2 पिक्सल होंगे आई थिंक, हाँ 2 पिक्सल, तो ये कीबोर्ड से हम मूव कर देंगे तो ये इजीली इसमें अटैच हो जाएगा। ये डिटेल्स आपको फॉलो करनी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर दें कि क्या ही हो जाएगा, जूम करके कौन देखेगा। क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में इन चीज़ों की बहुत अहमियत होती है। बहरहाल हमने ये एक सब्टल सा अब पैटर्न में पिक किया है, इसको हम पहले तो ग्रुप करेंगे सारे को, और उसके बाद इसको हम पीछे भेज देते हैं ताकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो शो हो। तो उसके लिए हम ये हमारे लेयर पैनल में आपको दिख रहा होगा, ये लेयर 2 में बना है, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इस इमेज के नीचे ला देंगे मेन वेक्टर के, तो ये शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं ताकि ये इतना विजिबल ना हो। अब देखें हल्का सा क्रिकेट का पैटर्न आ गया, ये आपका मेन वेक्टर। और ऐसी सेप्टल सी इमेजेस बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम, वेक्टर में बहुत टाइम लगता था पहले, पर अब हमने इजीली बना ली क्योंकि ये हम यहाँ पर एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से बन गई। आजकल काफ़ी बंदे हैं जो कि ऐसे एआई से बना के वेक्टर्स और वेबसाइट्स पे सेल कर रहे हैं, और क्योंकि अभी कुछ क्लाइंट्स वहाँ से परचेज करते हैं तो ये सेल करते हैं बना के इससे। अच्छा, इसकी अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ एआई की, जो कि सबसे मैं कहता हूँ एम जो इन्होंने यहाँ पर चीज़ लाई है, ये एक इन्होंने ऑप्शन लाया है टर्न टेबल। अब ये आपको ये ऑब्जेक्ट हमने एआई से बनाया, अब इसका 360 व्यू अगर आपको चाहिए कि ये इसके अलग अलग एंगल से पिक्चर्स चाहिए, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। मैं इसके कहता हूँ मुझे अलग अलग एंगल से पिक्चर्स चाहिए, ये कैरेक्टर को मैं अपनी किसी वीडियोज़ में यूज़ करूँगा तो उसकी हर एंगल से मुझे पिक्चर चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जनरेटिव एआई पे आएंगे, इधर से और भी ऑप्शन है, रिकलर आप कर सकते हैं, अपने आर्ट वर्क को फिल कर सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स से, शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं, ये बेसिक से ऑप्शन है। पर हम जनरेट रोटेटेड व्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप टर्न टेबल पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, ये इसके सारे के सारे 360 डिग्री के व्यूज़ आपको बना के दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है, पर ये बहुत तगड़े रिजल्ट देता है आपको। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आपको सारे व्यूज़ अभी शो हो जाएंगे। हम थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास 360 व्यूज़ का जनरेट हो चुका है। तो अगर हम इसको यहाँ से, ये स्लाइडर आपके पास आ जाएगा जब ये जनरेट हो जाएंगे, तो जैसे आप इसको रोटेट करेंगे, देखें पूरा का पूरा आप 3D रोटेट हो रहा है। देखें इसके बैकग्राउंड हर एंगल से इसका बैक वगैरह, इसकी सारी 3D व्यू, सारे 3D सारे के सारे एंगल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं इस करेक्टर के। तो ये बेसिकली काम कर रहा होता है इनका टर्न टेबल का ऑप्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन लगा मुझे, 3D ऑप्शन, और इसको बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, हर एंगल में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इन केस आपको सारे एंगल्स के वेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ से अगर क्लिक कर देंगे इसको प्लेस ऑल व्यूज़ ऑन कैनवस, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, काफ़ी हेवी हो जाता है इतने कैरेक्टर्स को एक जगह पे प्लेस करना आपके आर्ट बोर्ड पे, क्योंकि इतने सारे वेक्टर्स एक ही आर्ट बोर्ड जब पेस्ट होते हैं ना, तो वो आपके पीसी को थोड़ा स्टक कर देते हैं। अगर आपका पीसी बहुत हाई एंड है तो हाँ, बेशक बेशक फिर ये मसला हो सकता है, नहीं करे। अब देखें ये सारे व्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं, देखें अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग करेक्टर के, हर स्टाइल के व्यूज़ आपको मिल चुके हैं, सारे 360 व्यूज़। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे यूज़ आपने करना है। अब हम आगे मूव करते हैं। एक एआई का तो हमारा सेशन अब जो था वो यहीं तक था। अब हम आगे मूव करते हैं, जस्ट एक टूल आपको बताना रह गया था स्टार्ट में, तो उसका मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको अगली क्लास में जब यूज़ करूँ तो कन्फ्यूजन ना हो।
यहाँ पर हमारे पास ब्रश टूल होता है। इसके लिए आप पेंट ब्रश यूज़ करते हैं और ये पेंट ब्रश टूल आप पिक करेंगे। नॉर्मली अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी। अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक पिक करके, इस तरीके के आपके सामने ये पिक करे होते हैं। अभी भी ये मिस्टेक कर रहा है। हाँ, हमारा पैटर्न सेलेक्ट, जो हमने अभी पैटर्न बनाया था क्रिकेट का, तो वो हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ से इसको स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं। और अब अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ब्लैक ऐसा स्ट्रोक ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखें, ये जो नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं ना लाइन, ये अलग चीज़ है। इन केस अगर आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई स्टाइल चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे ब्रश टूल मैंने ये ड्रॉ किया इधर। अब इधर देखें, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। एक ये चारोकोल फेदर है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगी लाइन। इसमें और भी ये देखें, जैसे कि ये है, तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। इसके अलावा आपको ब्रश सेटिंग मिल जाती है, जिसको अब अभी पूरा डीप में नहीं ले जाने वाले हम, पर उसके कुछ पार्ट्स हम चलें समझ लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पे आप विंडो में चले जाएं, ब्रश सेटिंग यहाँ से ढूंढ लें। हम देख लेते हैं ब्रश सेटिंग, ब्रशेस। चलिए हम ब्रशेस से ही मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, इस ब्रश पैनल से होता क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तो न्यू ब्रश आप बना सकते हो। अब इसको हम पढ़ेंगे, ये सारे 5 टाइप है ब्रशेस बनाने के, पर इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। और अगर आपको बने बनाए ब्रशेस चाहिए ना, तो इसकी अपनी लाइब्रेरी एडोबी की, ओपन ब्रश लाइब्रेरी पे क्लिक करें। एरोज चाहिए, आर्टिस्टिक स्टाइल के आपको वॉलपेपर वगैरह चाहिए, पेंट ब्रशेस चाहिए, बॉर्डर्स चाहिए, तो वो आप पिक कर सकते हैं डेकोरेटिव स्टाइल वगैरह में। हम चले एरो पिक कर लेते हैं, कोई एरो स्पेशल। तो आपको यहाँ पे सारे एरो शो हो जाएंगे। देखें अब किस तरीके का एरो आपको चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अब इन केस अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई एरो ऐसा पिक करना हो, लाइक जैसे कि ये एक एरो है, तो मैं इसको जैसे ड्रॉ करूँगा इस लाइन को, देखें जितना भी जाए मैं लंबा ड्रॉ कर दूँ, अब ये एरो स्टाइल में बनेगी। ठीक है, मैं इनको डिलीट करता हूँ, अगेन आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। अब अगर मैं अगेन इसको ट्राई करूँ, देखें ये ब्रश बना, ये इस तरीके से यूज़ कर रहा है। अगर आपको हैंड यूज़ करना है तो आप इस तरीके से हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, लाइक डेकोरेटिव में अगर चले जाएं तो हम यहाँ पर एलिगेंट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके के आपको कॉर्नर डिज़ाइन वगैरह ये आप सारे इधर से यूज़ कर सकते हैं। इनके अलग कलर्स लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इनको यूज़ करते हैं। पर आपको यहाँ पे इस पूरी लाइब्रेरी में काफ़ी बने बनाए ब्रशेस मिल जाते हैं। आई होप आपको ये टूल्स क्लियर हो गए होंगे, आपको एआई के सेशन से मज़ा आया होगा, और आगे हम इन टूल्स को प्रैक्टिकली अपने डिज़ाइन में यूज़ करना भी सीखेंगे। उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अपना कमेंट लाजमी यहाँ पर छोड़िएगा इस क्लास के फीडबैक के तौर पे, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आपने इस क्लास के बारे में कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। इंशाल्लाह आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।